हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन और मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे। उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी देखेंगे इस पे हम। तो स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ में न्यूटन ने बताया कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, मान लो ए जो है बॉडी बी पर एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी बी भी ए बॉडी पर एफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। और ये जो एफ फोर्स रहेगा जस्ट अपोजिट टू दिस रहेगा। अगर मान लो इसको हम एक्शन बोल रहे हैं कि ए बॉडी बी पर जो फोर्स लगा रहे हैं दिस इज एक्शन फोर्स, ठीक है ना, तो बी बॉडी भी इसी के इक्वल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन और सेम लाइन ऑफ एक्शन वगैरह रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये फोर्स है, इसका नाम दिया हमने एफ वेक्टर। अगर एफ बॉडी बी बॉडी पर एफ वेक्टर फोर्स लगाएंगे तो बी बॉडी ए बॉडी पर माइनस एफ फोर्स लगाएंगे या फिर माइनस एफ वेक्टर बोल देंगे हम, ठीक है ना। 9 क्लास के लिए आप एफ और माइनस एफ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्लास में हम एफ वेक्टर और माइनस एफ वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक यहां पर नोटेशन देख रहे हैं, ध्यान से समझना। इस वेक्टर को बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन बी बाई ए। इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है ना। ये फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑन बी बाई ए। इसको ऐसे रीड करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन ए बाई बी, ठीक है ना, ऐसा लिखा गया, इसका मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी है ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो इन दोनों में ये रिलेशन है कि एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी, ठीक है ना। और जब हम 11 क्लास में जाएंगे तो बस यही वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। मतलब बॉडी बी पर जितना ए ने फोर्स लगाया, बॉडी बी पर जितना ए ने फोर्स लगाया, उतना ही बॉडी ए पर बी भी फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हैं? तो वही एनएलएम थर्ड में जो है स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, इफ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी, देन बॉडी बी एक्सर्ट इक्वल अपोजिट फोर्स अलोंग सेम लाइन, ठीक है ना। बॉडी बी एक्सर्ट इक्वल अपोजिट फोर्स अलोंग सेम लाइन ऑन ए, लिख सकते हैं आप, ऑन ए, ठीक है। समझ गए? चलिए इसको पॉज करके लिख लो इतना। अच्छा, अगर मान लो बॉडी ए बी पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, अगर बॉडी ए बी पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज फोर्स ऑन बी बाई ए, रिपल्सिव फोर्स है, तो बी भी ए पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दिस इज फोर्स ऑन ए बाई बी। अगर ए अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो बी भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अगर ए रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो बी भी इन पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हम रख लें, ठीक है ना, तो दोनों में अट्रैक्शन लगेगा। पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव रख लिए या दोनों नेगेटिव रख लिया हमने, ठीक है ना, उस केस में रिपल्सन होने लगेगा। समझ रहे हैं? तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है, अगर एक्शन अट्रैक्टिव है तो रिएक्शन भी अट्रैक्टिव रहेगा, और एक्शन रिपल्सिव है तो रिएक्शन भी रिपल्सिव रहेगा। दोनों का जो है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट करना है। समझ रहे हैं? चलिए इसको लिख लिया हमने पॉज करके। अब हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस थर्ड लॉ में, हम एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, बिकॉज इट से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाई थर्ड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम यही लिखेंगे, बिकॉज इट सेज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा फॉर एवरी एक्शन, दैट्स व्हाई न्यूटन थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट,
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है ना, नॉट ऑन सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स रहेंगे वो एक ही बॉडी पर लग ही नहीं सकते, वो दो अलग अलग बॉडी पर लगेंगे। किसी एक पर एक्शन लगेगा तो दूसरी बॉडी पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक ही बॉडी पर लग जाएं। समझ रहे हैं? अच्छा, एक्शन रिएक्शन फोर्स हैव सेम नेचर। सेम नेचर से मतलब क्या है? अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशन है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन रहेगा। अगर एक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। अगर एक्शन फोर्स टेंशन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी टेंशन रहेगा। मतलब जो भी एक्शन रहेगा वैसा ही रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, सेम नेचर का रहेगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल फोर्स है एक्शन, तो रिएक्शन भी क्या रहेंगे? नॉर्मल फोर्स रहेंगे। समझ रहे हैं? तो सेम नेचर का रहेगा, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। और एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट अलोंग सेम लाइन, ठीक है ना, सेम लाइन के अलोंग लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन रहती है, सेम नेचर रहते हैं, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड रहता है। ये सब हमारे दिमाग में चलना चाहिए। इसको लिख लो पॉज करके, कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है ना, एक ब्लॉक रखा गया है लेट्स किसी टेबल पर, ठीक है। तो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक mg लग रहा है। ब्लॉक पर और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन वैसे तो बिल्कुल यहां लग रहा होगा, लेकिन आपको जो है क्लियर दिखे इस वजह से हम थोड़ा सा ऊपर बना रहे हैं। एक्चुअल में तो ये बिल्कुल यहां लगेगा, ठीक है ना, जहां दोनों सरफेस का कांटेक्ट होगा एक्चुअल में वहां लग रहा होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं और आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल का। इस वजह से हमने यहां पर यहां बनाया है नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल यहां ऊपर लगेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स, आप गेस करो कि क्या एक्शन रिएक्शन है क्या? ये नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स एक्शन रिएक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों एक्शन रिएक्शन नहीं है ये? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग गए और इनका नेचर भी सेम नहीं है। एक एक जो है वेट है, ठीक है ना, ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स है, और दूसरा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है ना। तो ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब बात आई कि इस नॉर्मल का रिएक्शन कहां रहेगा, तो ध्यान से देखना, इस नॉर्मल का रिएक्शन, इस नॉर्मल का रिएक्शन टेबल पर लग रहा होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी बुक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो है रिएक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है, ठीक है ना, इन्होंने इस पर नॉर्मल लगाया और इन्होंने इन पर नॉर्मल लगा दिया, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे जो नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल का जो है एक्शन का रिएक्शन नॉर्मल ही है। बॉडी किसी फ्लोर पर रखे गए, उन्होंने क्या किया? फ्लोर को प्रेस किया, टेबल को प्रेस किया, तो टेबल को प्रेस करेंगे तो वो एक्शन फोर्स हो गया, और ये अगर एक्शन फोर्स हो गया तो इसका ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ध्यान से समझना, आप गेस करो ये जो mg है, ठीक है ना, ये जो mg है इसका रिएक्शन कहां लग रहा होगा? अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहां लग रहा होगा? समझ रहे हैं? इसका रिएक्शन कहां लग रहा होगा, गेस करो। तो इनका रिएक्शन अर्थ के सेंटर पर लग रहा होगा। ध्यान से देखना, अगर यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, ये टच्ड है या फिर एयर में है, फ्लोटेड, ठीक है ना, कहीं पर है, जैसे ये पेन है, ठीक है ना, तो यहां पर जो है अर्थ इनके ऊपर mg फोर्स लगा रहे होंगे और इनका रिएक्शन पेयर अर्थ के सेंटर पर लग रहा होगा, ठीक है ना। अभी हमने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, ग्रेविटेशन में देखेंगे कि दो बॉडीज अगर जिनके पास मास m1 m2 रहते हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड g m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस बिटवीन का स्क्वायर वगैरह रहता है, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बॉडीज के सेंटर पर लगेंगे, इनके सेंटर पर और इनके सेंटर पर लगते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे अगर हम खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे हम खड़े हैं यहां पर, तो यहां हमारा वेट जो है, हमारे पर वेट जो लग रहा होगा, अर्थ लगा रहे हैं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं,
और हम अर्थ के सेंटर पर फोर्स लगा रहे होंगे, समझ रहे हैं ना, अर्थ के सेंटर पर हम फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। वो अर्थ को महसूस हो रहा होगा, हमें नहीं। हमें क्या महसूस हो रहा है, जो हम पर फोर्स लगेगा ये वाला वेट, ठीक है ना, mg, जो अर्थ हम पर लगा रहे हैं वो हमें महसूस होगा, और जो हम अर्थ को लगा रहे हैं वो अर्थ को महसूस हो रहा होगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स और ये mg ऑन द ब्लॉक जो लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स और mg, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल रहेगा, ये पेयर है एक्शन रिएक्शन पेयर, और इनका जो है रिएक्शन पेयर कहां रहेगा, अर्थ के सेंटर पर रहेगा। तो यहां लिख रहे हैं रिएक्शन ऑफ आवर वेट एक्ट ऑन अर्थ सेंटर, ठीक है। आपको इसे लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसको हम देखेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिख लेना पॉज करके, और यहां पर डायग्राम में ये n लिख लेना, ठीक है ना। ये है बाई ब्लॉक ऑन टेबल, ठीक है, और ये है ऑन ब्लॉक बाई अर्थ, ठीक है। और ये है, ये जो नॉर्मल है ये क्या है, बाई, ये ऑन ब्लॉक बाई टेबल, समझ रहे हैं। और ये जो रहेगा ये क्या रहेंगे, ऑन अर्थ, ठीक है ना, ऑन अर्थ बाई जो भी वो मेन है उनके कारण लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल होते हैं, इसको इस एक्सपेरिमेंट से भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो दो स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, ठीक है ना, और दोनों स्प्रिंग बैलेंस को अच्छे से जो है ज्वाइन कर रखा है यहां पर। अब जब हम इसको खींचेंगे तो ये स्प्रिंग ए स्प्रिंग बी पर कुछ फोर्स लगाएंगे, स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर कुछ फोर्स लगाएंगे, और यहां देखा जाएगा कि दोनों में रीडिंग सेम आ रही है, ठीक है ना, दोनों में रीडिंग सेम आ रही है। इसका मतलब ए बी पर जितना लगा रहे हैं उतना ही बी ए पर लगा रहे होंगे, समझ रहे हैं। चलिए, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दिमाग में रखना है। अब हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ NLM3 इन रियल लाइफ, ठीक है। जैसे मान लो एक गन है, और गन में जब बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का गन पर भी फोर्स लगता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में गन पर भी फोर्स लगता है, और गन जो है सडन, गन को जो है रिकॉल वेलोसिटी बैकवर्ड में मिलता है, या जर्क मिलता है सडन जो है एट द मोमेंट ऑफ फायरिंग, ठीक है ना, जिस मोमेंट पर फायर किया जाता है उस मोमेंट पर गन पर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं व्हेन अ गन इज फायर्ड अ फॉरवर्ड फोर्स इज exerted on bullet by gun and bullet also exert equal and opposite force on gun by which gun get recall, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ये एक पर्सन है, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले यहां पर बोर्ड थी, ठीक है, बोर्ड की लोकेशन पहले यहां थी, और ये जो है यहां थे। जैसे ही ये जंप करेंगे बोर्ड से, ठीक है ना, जैसे ही ये जंप करेंगे बोर्ड से, तो क्योंकि ये जंप कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन पर फोर्स लगेगा, इनके पैरों पर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी फोर्स के कारण ये फॉरवर्ड आएंगे, ठीक है ना। और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है बोर्ड पर भी लगता है, और बोर्ड जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वही लिखा जा रहा है, एज द मैन जंप फॉरवर्ड आउट ऑफ बोर्ड द बोर्ड मूव बैकवर्ड, बोर्ड जो है बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। द फोर्स ऑन मेन फीट ड्यूरिंग जंप इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ऑन बोर्ड इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये एक्शन है मैन के पैरों पर जो लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बोर्ड पर लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स है वो। और बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स बोर्ड जो है
बैक साइड चले जा रहे हैं, ठीक है ना, बैकवर्ड शिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, ये आपने देखा होगा एथलीट जब रनिंग स्टार्ट करते हैं 100 मीटर 200 या 500 मीटर रेस के लिए, तो यहां पर एक स्टार्टिंग ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, ध्यान देखना, ये मेन क्या करेंगे एट द मोमेंट ऑफ स्टार्ट, इसको जो है बहुत तेजी से पुश करेंगे, ठीक है ना, बहुत तेजी से पुश करेंगे, बहुत तेजी से पुश करेंगे पीछे की डायरेक्शन में, बैक साइड ये पुश करेंगे, और ये बैक साइड पुश करेंगे तो इन पर एक रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा इक्वल अमाउंट का, ठीक है ना। तो इनको जो है स्टार्टिंग एज मिलता है, सडन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करते हैं इस फोर्स की मदद से, ठीक है ना। तो ये बहुत तेजी से इसको धक्का देते हैं, जिसके कारण इन पर जो है एक रिएक्शन फोर्स इनको मिलता है ब्लॉक से, और उस ब्लॉक से ये स्टार्टिंग में लीड मिल पाता है इनको, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं एट स्टार्टिंग टाइम ऑफ रेसिंग एथलीट पुशेस द ग्राउंड बैक, ठीक है ना, टू गेट द फॉरवर्ड रिएक्शन विच इंक्रीजेस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। पुशेस द ब्लॉक लिख सकते हैं आप यहां पर, ठीक है ना, स्टार्टिंग ब्लॉक लिख सकते हैं या ब्लॉक लिख सकते हैं, बैक टू गेट द फॉरवर्ड रिएक्शन, समझ गए। तो इनको जो है सडन एक्सेलरेशन मिलता है, सडन एक्सेलरेट कर पाते हैं, अदरवाइज फ्रिक्शन से उतना एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, जितना पुश करके हम जो है फॉरवर्ड में जंप कर सकते हैं स्टार्टिंग मोमेंट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, जब भी हमें जंप करना होता है, हमसे बोला जाए मान लो कि हाई जंप करो, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा पोस्चर बनाते हैं और ग्राउंड को पुश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम यूं पोस्चर बनाते हैं और ग्राउंड को पुश करना स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद जंप करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड को पुश कर रहे हैं बहुत तेजी से, ग्राउंड हम पर जो है फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, और अभी जैसे रेस्ट पर हैं हम, तो एमजी के बराबर फोर्स लगेगा, और जब हम ग्राउंड को ज्यादा पुश करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर ये फोर्स एमजी से बढ़ जाएगा और काफी हाइट तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना, जंप करते समय काफी हाइट तक जा सकते हैं। तो यहां लिखा गया है फॉर मेकिंग हाई जंप वी पुश द ग्राउंड डाउनवर्ड टू गेट अपवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये केस देखना टग ऑफ वॉर का, और इससे पहले हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक वॉल है, वॉल पर हम 100 न्यूटन से अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स 100 न्यूटन का, तो वॉल भी हमारे हाथों पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अच्छा, वॉल से बंधी हुई एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना, वॉल से बंधे हुई एक स्ट्रिंग है, और यहां पर हम 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना फोर्स हम यहां पर अप्लाई करेंगे, उतना ही फोर्स वॉल भी इस स्ट्रिंग पर अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना, जितना फोर्स हम यहां अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी NLM3 से हम समझ सकते हैं। तीसरा एक केस देख रहे हैं, ध्यान से देखना, हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और हम कुछ फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं, यहां पर हम कुछ फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं। जितना भी फोर्स यहां पर स्ट्रिंग पर देंगे हम, ये एक स्ट्रिंग है, जितना भी फोर्स यहां पर हम अप्लाई करेंगे, मान लो 100 न्यूटन, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहां भी फोर्स जो रहेगा, टेंशन फोर्स रहेगा, वो 100 न्यूटन ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। जितना फोर्स यहां अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स यहां रहेगा। ये ब्लॉक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। जितना फोर्स यहां पर हम अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स यहां पर इस ब्लॉक को मिलने वाला है, ठीक है ना। स्ट्रिंग का मास बहुत ही कम है, मान के चल रहे हैं हम उस केस में। तो टग ऑफ वॉर में भी दोनों टीम इक्वल टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल टेंशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर टेंशन और यहां पर टेंशन इक्वल होगा, बोथ टीम अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन, ठीक है। अब बात है कि कौन सी टीम जीतेगी। जीतती वो टीम है जो ग्राउंड पर ज्यादा फ्रिक्शन लगा पाते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड पर जो ज्यादा फ्रिक्शन लगा पाएंगे वही टीम जीत जाएगी, ठीक है। बेसिकली जिधर ज्यादा वेट रहेगा मोस्टली उधर ही प्रोबेबिलिटी बनती है जीतने की,
ठीक है ना। मान लो यहां पर ज्यादा वेट है, ज्यादा वेट वाले पर्सन हैं और इधर कम वेट वाले पर्सन हैं, तो इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। थोड़ा सा एंगल वगैरह का भी रहता है, एक सर्टेन एंगल पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, पैरों की लोकेशन ओरिएंटेशन वगैरह पर भी। लेकिन मोटा मोटा देखें तो जो टीम ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं ग्राउंड पर, वही टीम विन करेगी। ठीक है। जैसे मान लो एक साइड जो है कोई रेसलर वगैरह है, ठीक है ना, बहुत ही पावरफुल रेसलर हैं, लेकिन इधर कीचड़ है बिल्कुल, ठीक है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं, यहां पर बिल्कुल जो है कीचड़ वगैरह है, ठीक है ना, स्लिपरी है बहुत ज्यादा। और इधर कोई 10 क्लास का बच्चा है मान लो, ठीक है ना, या आप 9 क्लास में आप हैं इधर, तो एक स्ट्रिंग ये है। अब इन दोनों के बीच में अगर टग ऑफ वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो ये बच्चा ही विन करेगा, ये विन नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर सफिशिएंट फ्रिक्शन इस बच्चे को मिल जाएगा और इनको फ्रिक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है ना। बहुत हाई चांसेस है कि ये जो है, जो ये बच्चा है यही जीतेगा। ठीक है ना, बहुत हाई चांसेस है। ठीक है। चलिए, जर्क वगैरह से ये जीत सकते हैं, जर्क वगैरह सडन फोर्स लगाकर ये खींच ले जाए, वेट बहुत कम हो तो। अदरवाइज बहुत हाई चांसेस है कि यही बच्चा ही जीतेगा, अगर यहां स्लिपरी सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तब। ठीक है। तो वही यहां लिख रहे हैं, इन टग ऑफ वॉर बोथ टीम अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ पुल फोर्स ऑन रोप बाई NLM3। द टीम दैट कैन एक्सर्ट ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड, ठीक है ना, विल विन। ठीक है, बाई पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड मोर इफेक्टिवली। ठीक है ना। तो जो ग्राउंड को बहुत अच्छे से बैकवर्ड पुश करेंगे वही जीत पाएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना, एरोप्लेन, रॉकेट एंड बलून वर्क ऑन NLM3। जैसे मान लो ये रॉकेट है, इनमें एग्जॉस्ट गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी से निकल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जितना जो है फोर्स इन गैसेस पर लगा, नीचे जाने के लिए थ्रस्ट लगा है, उतना ही फोर्स रॉकेट पर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का। ठीक है। जैसे समझ लो कि हम जो है किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हैं, ठीक है ना, और एक ट्रॉली है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये ट्रॉली है और यहां पर हम खड़े हैं इसी ट्रॉली पर, ठीक है ना, कुछ बॉल वगैरह लेकर खड़े हैं ट्रॉली पर। यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन नहीं है, बॉटम पर फ्रिक्शन नहीं है। हमने बॉल को थ्रो किया, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया। जैसे ही बॉल को थ्रो करेंगे, ठीक है ना, जस्ट लाइक फायरिंग बुलेट, ठीक है ना, बॉल को जैसे ही थ्रो करेंगे तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, जिस भी डायरेक्शन में हम बॉल को थ्रो करेंगे उसके जस्ट अपोजिट हम चलना स्टार्ट कर देंगे। वही सेम प्रिंसिपल यहां यूज हो रहा है कि एग्जॉस्ट गैसेस को बहुत हाई वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह पर इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में जब जा रहे हैं हाई वेलोसिटी के साथ, तो इन पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है ना, जिसके कारण रॉकेट वगैरह आगे चलेंगे। और यही जेट इंजन, मतलब जो भी है जेट इंजन वगैरह जो है, ये जो जेट इंजन लगे हैं इनमें भी यही यूज होता है और मिसाइल वगैरह में भी यही यूज होता है। और जैसे मान लो एक सिंपल ये टॉय कार है और ये बलून लगा दिया गया है और एक यहां पर ट्यूब कनेक्ट कर दिया गया है इन्हीं से, और जैसे ट्यूब के माउथ को ओपन करेंगे तो यहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी, ठीक है ना, या गैसेस निकलेंगी नॉर्मल जो टेम्परेचर पर ही हैं इसमें बलून में फिलअप। और जब ये इधर जाएंगे तो ये जो है टॉय कार इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं। या देखा होगा हमने, बलून के माउथ को अगर हम ओपन कर दें तो बलून जो है रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता रहता है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट टू द माउथ डायरेक्शन। ठीक है ना। अब ये देखना, when ball is dropped both the ball and the earth exert equal force on each other। ठीक है ना, जैसे कोई बॉल ड्रॉप किया गया तो जितना फोर्स बॉल पर लगेगा mg, उतना ही फोर्स अर्थ पर लगता है mg। ठीक है ना, अर्थ के सेंटर पर लगता है ईच अदर। देन वाई डजेंट द अर्थ मूव नोटिसेबली। अर्थ मूव नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। बॉल जो है बहुत ज्यादा मूव करते हुए दिखते हैं हमें, ठीक है ना। जैसे इस पेन को यहां से हम ड्रॉप करें तो ये पेन हमको दिखेगा नीचे जाता हुआ, लेकिन अर्थ ऊपर आता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों?
तो ऐसा इस वजह से है कि दोनों पर फोर्स तो लगा mg ही, ठीक है ना, दोनों पर फोर्स लगा mg लग रहे हैं दोनों पर फोर्स। मान लो 1 kg के बॉल हैं, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 1 इंटू जी 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन 9.8 या जी कॉज करेगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जब लगाएंगे हम, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अर्थ का मास जो है, अर्थ का मास जब देखेंगे हम तो अर्थ का मास बहुत लार्ज है, 10 की पावर 24 वगैरह ऑर्डर के होते हैं, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन जो अर्थ का रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतना कम हो जाएंगे कि हमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना, इसको मेजर ही नहीं कर सकते, ये एंगस्ट्रॉम से भी लेवल छोटे 10 की पावर -20 10 की पावर -30 ऑर्डर के चले जाएंगे, ठीक है ना, तो इतने कम रहेंगे, तो अर्थ का एक्सेलरेशन इतना कम रहेगा, इस वजह से हमें अर्थ जो है मोशन करता हुआ नहीं दिखता है। अदरवाइज दोनों पर इक्वल फोर्स लगे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन हम मेजर कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ही छोटा नंबर है वो, समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल देखना, जैसे ये एक एग्जांपल है, हमारे हाथ पर कोई एक ब्लॉक है या फिर पेन है, ठीक है ना, और mg फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पर, अर्थ लगा रहे होंगे, और नॉर्मल फोर्स हम लगा रहे होंगे, और ये हमारे पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे होंगे, और ये इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। मान लो इसको स्लोली मोशन कराएं अपवर्ड, स्लोली कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करा रहे हैं, तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मोशन करा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो mg के बराबर ही रहेगा, ठीक है ना, इक्वल टू mg ही रहेगा, समझ रहे हैं। ये नॉर्मल फोर्स mg के बराबर रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा होगा जब ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटीज जाएगा एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगा। और ब्लॉक का अगर हम एफवीडी बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो mg और नॉर्मल अपवर्ड लग रहे हैं और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर रहेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, और मान लो एक्सेलरेट करके ले जाएं, इसको एक्सेलरेट करके ले जाएं तो नॉर्मल mg से बढ़ जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल mg से बढ़ जाएगा, ठीक है, तब जाकर इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगा। अच्छा, जब ये एक्सेलरेट करके ऊपर जाएंगे, एक्सेलरेट करके ऊपर जाएंगे, तो जितना नॉर्मल हमने लगाया है इस पर, उतना ही नॉर्मल तब भी ये ब्लॉक हमारे हाथों पर लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब ये एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, ये कम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो है, ये और ये नॉर्मल एक्शन एंड रिएक्शन पेयर हैं, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, समझ रहे हैं। चलिए, जैसे अगर हम किसी को थप्पड़ लगाएं तो जितना फोर्स हमारे हाथों से लगेगा, ठीक है ना, उनको उतना ही फोर्स उनसे हमारे हाथों को भी लगेगा, समझ रहे हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ठीक है ना। NLM3 ये भी रहेगा, समझ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर रहेंगे दोनों। अब हम देखेंगे मोमेंटम चेंज ऑन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। मान लो हमारे पास m kg का कोई ब्लॉक है, ठीक है ना, m kg का एक ब्लॉक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है u, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और मान लो फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है ना, तो आफ्टर टाइम t नॉट इनकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो कितना चेंज इन मोमेंटम होगा हमें बताना है, ठीक है। एक तो हमको समझ में आ रहा है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, अगर हमें mv और mu पता है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। मान लो u और v पता ही नहीं हमें, ठीक है ना, u और v पता ही नहीं हमें, तब तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। अब ध्यान देखना यहां पर क्या कर रहे हैं, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लगाया हमने, F, चेंज इन मोमेंटम हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना होगा, t नॉट,
तो यहां से देखना ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम कितना मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम एफ इंटू टी मिल रहा है, ठीक है ना, एफ इंटू टी नॉट। तो फोर्स इंटू टी नॉट, अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वहां पर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा हमें चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। यहां पर लिख रहे हैं इफ एफ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फॉर t नॉट टाइम, देन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ टी नॉट, ठीक है ना। ये लाइन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको बताया गया था कि एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है ना, एरिया अंडर एफ टी कर्व गिव्स चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, वहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट फोर्स के केस में याद करो, कांस्टेंट फोर्स के केस में हमने बताया था फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कांस्टेंट फोर्स है तो इसका एरिया अंडर क्या देता है हमें, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम देता है, ठीक है। तो टाइम जितना लगा वो और फोर्स जितना लगा ये दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना ये क्वेश्चन, 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फॉर 20 सेकेंड, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ऑल्सो फाइंड फाइनल वेलोसिटी इफ इनिशियल वॉज 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम होता है, हमें पता है, ठीक है ना, फोर्स इंटू टाइम। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले हम ये लिख लें सेकेंड लॉ, ठीक है ना, कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ये लिख लिया हमने, और फोर्स की वैल्यू जो है हमें पता है 20 न्यूटन क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड टाइम लगा था, तो यहां से डेल्टा पी कितना मिल जाएगा हमें, डेल्टा पी इज इक्वल टू 400 एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम हमें पता है, चेंज इन मोमेंटम होता है m इंटू वी माइनस यू, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम हमें पता है 400 इज इक्वल टू मास कितना था 5 kg, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया है इन्होंने क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर यूज कर ले रहे हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 80 और इधर से ये जाएगा तो 10, v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे भी निकाल सकते थे फाइनल वेलोसिटी, अगर मान लो केवल फाइनल वेलोसिटी पूछा गया होता तो हम ऐसे भी कर सकते थे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिल गया हमें तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी लगा सकते थे, ये भी तरीका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पर चेंज इन मोमेंटम इन्होंने पूछ लिया है तो हम पहले चेंज इन मोमेंटम निकालकर फिर निकाल रहे हैं, अदरवाइज इससे भी हम कर सकते हैं, ये भी करेक्ट मेथड है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है मल्टीपल बॉडीज हैं वहां पर, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपस में फोर्स लगा रहे हैं ये बॉडीज, ठीक है ना। हो सकता है कोलिजन फोर्स लग रहा हो सकता है रिपल्सन हो रहा हो, कुछ आपस में कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वहां पर नेट मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, नेट मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। हमने ये जो है एक बॉडी के लिए तो देखा था पहले ही, मान लो एक बॉडी हमारे पास अगर है, ठीक है ना, तो एक बॉडी के केस में फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और अगर हमारे पास केवल एक बॉडी है और फोर्स जीरो हो गया, तो फोर्स जीरो हो गया तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा पी जीरो हो जाएगा और पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल हो जाएंगे, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ये तो हमने देखा था पिछली क्लास में एक बॉडी के लिए कि फोर्स अगर एक बॉडी पर जीरो लग रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना, ये हमने देख लिया था। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल बॉडीज के लिए, ठीक है ना। उससे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं स्टेटमेंट लिखने के बाद, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना।
मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हैं तब। मान लो दो ब्लॉक हैं, ध्यान से देखना, दो ब्लॉक हैं, बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है। m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की वेलोसिटी u2 है। ठीक है, कोलिजन वगैरह हुए, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज चेंज हो गए, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज चेंज हो गए। मान लो m2 की वेलोसिटी हो गई v2 और m1 की वेलोसिटी हो गई v1। ठीक है ना, पहले ये लार्ज थे, ये लार्ज थे, आकर इनसे भिड़ गए, कोलिजन कर गए, और कोलिजन करने के बाद इनकी वेलोसिटी हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है ना, इनकी वेलोसिटी मान लो ज्यादा हो जाए, तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी ये, और m1 की वेलोसिटी हो जाएगी v1। यहां पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा नहीं, इंटरनल फोर्स लगा है, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह रहेगा। ठीक है ना, m2 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, m1 पर नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन ये फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस वजह से मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन रहेगा और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, m1 u1 m2 u2 इनका हो गया, और आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2। अब हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन m2 का एक्सेलरेशन क्या है, m2 का एक्सेलरेशन क्या है, f डिवाइडेड बाई मास रहेगा। ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन m1 का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, m1 का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो m1 का एक्सेलरेशन रहेगा माइनस एफ डिवाइडेड बाई m1। ठीक है ना, माइनस एफ डिवाइडेड बाई m1। अच्छा, अब ध्यान से देखना, a2 की वैल्यू कितनी रहेगी, a2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 2, और एक्सेलरेशन याद करो, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, तो 2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है, 2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 का, ये। ठीक है ना, तो 2 के जगह पर 2 को हटाएंगे और 2 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। समझ रहे हैं, और ए को हटाएंगे, a1 को हटाएंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम, a1 को हटाकर यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम 1 की फाइनल वेलोसिटी v1 माइनस u1, v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी नॉट। ठीक है ना, ए को हटाकर ये लिख लेंगे हम। समझ रहे हैं, अच्छा, अब जो है m1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो, m1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहीं लिख लेते हैं, केयरफुल होकर देखना, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस एफ टी नॉट, और इनको ध्यान देखना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इनका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, m2 v2 माइनस u2 एफ टी। समझ रहे हैं, अब ध्यान देखना, एफ टी नॉट रहेगा, ये है माइनस एफ टी नॉट, ये है प्लस एफ टी नॉट। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके यहां लिख रहे हैं हम, ध्यान देखना, यहां लिख रहे हैं हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके, तो लिखेंगे हम m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू जीरो। अब जो ये माइनस वाले टर्म है, ठीक है ना, माइनस वाले टर्म है, उनको दूसरे साइड लेकर चले चलो, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, u जो है माइनस में, यहां पर भी u वाला टर्म माइनस में है, इन दोनों को इधर लेकर आ जाओ, यही इक्वेशन आ जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, और पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको।
यही यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, और ये रहेगा F, ठीक है, वही है। अब ध्यान समझना, इंटरनल फोर्स जो रहेंगे, ठीक है ना, जो कोलिजन में फोर्स लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स जो लग रहे हैं, इंटरनल फोर्स मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, सिस्टम को मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इंटरनल फोर्स एक बॉडी के मोमेंटम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, किसी का जो है बढ़ा देंगे, किसी को घटा देंगे, ये कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम इंटरनल फोर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो वही यहां लिखा जा रहा है, इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, बिकॉज इट्स बोथ एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन सिस्टम। एक पर एक्शन लगेगा, दूसरे पर रिएक्शन लगेगा। तो जब एक्शन भी लग रहा है, एक्शन एक साइड मोमेंटम बढ़ाएगा, रिएक्शन दूसरे साइड मोमेंटम बढ़ाएगा, ठीक है ना, एक्शन एक साइड घटाएंगे, मोमेंटम दूसरे साइड घटाएंगे, कुछ ऐसा चल रहा होगा। तो चूंकि एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों सिस्टम के हैं, विद इन द सिस्टम है, इस वजह से नेट मोमेंटम पर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज वन बॉडी मोमेंटम, ठीक है ना, वन बॉडी मोमेंटम चेंज कर सकते हैं इंटरनल, ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, एक बॉडी का चेंज कर सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है। जहां पर भी कहीं कोलिजन वगैरह हो, एक्सप्लोजन वगैरह हो, वहां पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है ना। कोलिजन फोर्स बिटवीन टू कार और टू ऑब्जेक्ट इज इंटरनल फोर्स सो दैट नेट मोमेंटम ऑफ बोथ कार रिमेन सेम, ठीक है ना। जहां पर जैसे दो कार का कोलिजन हो रहा है, वहां नेट मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, कोलिजन फोर्स इंटरनल फोर्स है। और भी हमें याद रखना है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे बॉम्ब वगैरह एक्सप्लोड करते हैं जब, ठीक है ना, तो मान लो कोई बॉम्ब है, ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है ना, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, तो जितना मोमेंटम ये इधर लेकर जाएंगे मैग्नीट्यूड, उतना ही मोमेंटम ये इधर लेकर जाएंगे मैग्नीट्यूड, नेट मोमेंटम जीरो रहेगा, इसका इधर और इनका इधर, नेट मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, a bullet of mass 10 gram fired from a gun of mass 5 kg with velocity 400 meter per second, calculate the recoil velocity of gun। तो यहां पर बुलेट ये फायर किया गया, इनकी वेलोसिटी कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकी बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो मान लो बुलेट का मास m1 है, इनकी वेलोसिटी क्या है? v1, और इस गन का मास m2 है, और इनकी जो रिकॉल वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये कितना है? v2 है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर विथ साइन लिखेंगे, ध्यान देखना, दो तरीका लिखने का। बिफोर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम जीरो था, तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में जितना मोमेंटम है और नेगेटिव में ये मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम प्लस नेगेटिव मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू जीरो, ये भी कर सकते थे। दूसरा तरीका, राइट साइड मोमेंटम इज इक्वल टू लेफ्ट साइड मोमेंटम, ये भी कर सकते हैं हम। तो चाहे आप इससे कर लें, ठीक है ना, या फिर मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लें, दोनों करेक्ट हैं, दोनों से वही रिजल्ट आएगा। तो यहां पर अगर हम रख दें मास ऑफ बुलेट, कितना आ जाएगा? मास ऑफ बुलेट जो है दिया गया है 10 ग्राम, तो यहां पर केजी में कन्वर्ट करना है, 10 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये केजी में आ गए, मल्टीप्लाई बाई स्पीड मीटर पर सेकेंड में, एसआई में रखना है सब कुछ। और मास जो है कितना है? गन का 5 केजी दिया गया है, और वेलोसिटी v2 मिल जाएगा हमें 0 0, और ये 5 जो है कट कर दिया हमने, ये 2 और 2 5 बना देगा 10, और 4/5 मीटर पर सेकेंड, या v2 को लिख सकते हैं हम 4 डिवाइडेड बाई 5.8, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। ये मिल जाएगा हमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम collide with velocity 500 meter per second with freely suspended
wooden block and embedded, find velocity acquired by block if mass of block is 1 kg after collision। तो यहां पर बुलेट का मास जो है दिया गया है 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम के है मान लो बुलेट, m1 मास है इनका, वेलोसिटी कुछ u1 था पहले बिफोर कोलिजन, ठीक है ना। अच्छा, इनका मास m2 है, इनका मास m2 है, इनकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी वो कितना थी, 0। आफ्टर कोलिजन दोनों जो है एक साथ मूव करेंगे, बताया गया है कि बुलेट गेट इम्बीडेड, ठीक है ना। और इनकी वेलोसिटी मान लिया हमने v2 मान सकते हैं या फिर कॉमन वेलोसिटी मान सकते हैं, हम लिख रहे हैं vc कॉमन वेलोसिटी। और आफ्टर कोलिजन इनका मास जो m1 प्लस m2 है मास, ठीक है ना, m1 प्लस m2 मास है, यहां पर इनका मास दिया गया है 1 kg जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू 1 kg हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं बिफोर, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई कॉमन वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, बुलेट की वेलोसिटी जो है 500 मीटर पर सेकेंड है और मास है 10 ग्राम, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 500, ये तो जीरो ही है क्योंकि v2 ही जीरो है, इसका ब्लॉक का वेलोसिटी ही जीरो है, इनका मोमेंटम जीरो है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आफ्टर कोलिजन बताया उन्होंने कि 1 kg है ब्लॉक, ठीक ना, तो 1 kg लिख दिया। कभी कभी ब्लॉक का मास अलग से दिया जाएगा, तो वहां पर हम जो है ब्लॉक का मास प्लस बुलेट का मास लिखेंगे, ध्यान रखना। अभी जो है टोटल मास दिया गया है आफ्टर कोलिजन 1 kg, तो वही 1 kg यूज कर ले रहे हैं हम, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई कॉमन वेलोसिटी vc, तो 1 तो इसमें डिवाइड होगा, कोई मतलब नहीं है, 0 0 0 0 और 5, ये 0 0 कट गए, 5 बच जाएगा यहां, ठीक है ना। तो vc मिल जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको लिख लो। अब ये क्वेश्चन देखना, द कार A of mass 1500 traveling at 25 meter per second collide with another car B of mass 1000 kg traveling at speed 15 meter per second in the same direction. After the collision, the velocity of A become 20 meter per second. Calculate the velocity of B. यहां दिया गया है कि A का मास 1500 kg और B का मास दिया गया है 1000 kg और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। एक स्पीड दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड और बी का दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करें तो बताया गया है कि ए इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड और बी का स्पीड मान लिया हमने वीबी और वीबी बताना है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनिशियल वेलोसिटी बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम लिख रहे हैं अब हम, मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 25 है 1000 kg और वेलोसिटी 15 है 1500 kg, आफ्टर कोलिजन 20 हो गए 1000 kg और यहां पर ये निकालना है हमें, डबल जीरो जो है इसमें से कट कर दे रहे हैं और इसको 5 से भी फर्दर कट कर दे रहे हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 3, ये मिल जाएगा 2, ये मिल जाएगा 3, नेक्स्ट ये 75 मिल जाएंगे और प्लस 30, ये 60 बना देंगे और उधर जाएगा -60 इज इक्वल टू 2 ये वीबी और -30 ये मिल जाएंगे हमें 45 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, वीबी हमें मिल जाएगा, ये समझ गए।
चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, अ कार ए ऑफ मास 1500 kg is moving with velocity 25, another B of mass 1000 kg moving at speed 15 meter per second. The two car move towards each other. तो यहां दिया गया है they are moving towards each other. ठीक है, कोलाइड हेड ऑन मीन्स फ्रंट से कोलाइड कर रहे हैं यूं, और आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ ए बिकम 10 इन द सेम डायरेक्शन। तो ए की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब बी मान लिया हमने कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर चल रहे हैं वीबी से, तो यहां मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। तो पहले स्पीड कितना था ए का 25, ये 15, मास 1500 और इनका 1000 kg मास है। ठीक है ना। पॉज करके आप कैलकुलेट करो इसको खुद से, ये माइनस में रहेगा, बस दिमाग लगाना, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, ट्राई करो देखो। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर मिल जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई 15, और ए का मास 1500 है इंटू 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 1000 इंटू वीबी। इसमें हम डबल जीरो कट कर दे रहे हैं, और इसको हम 5 से कट कर दे रहे हैं, 2 5 3 5 3, और ये भी 3 बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 75 माइनस 30, और ये मिल जाएंगे हमें 30, और उधर जाएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वी बी। तो ये 60 है, 15 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वीबी, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए इसको लिख लो, क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है आपने इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखना ये क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मास 20 kg एंड 30 kg रिस्पेक्टिवली आर रेस्ट एट सर्टेन टाइम। ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं या दो स्फीयर हो सकते हैं, कुछ भी हैं, ये रेस्ट पर हैं, इनका मास दिया गया है 20 kg और 30 kg। ठीक है, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इनके कारण बोथ स्टार्ट मूविंग। ठीक है ना, एट अ गिवन इंस्टेंट ए वेलोसिटी बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट। तो मान लो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था और रिपल कर रहे थे। ठीक है ना, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों मैग्नेट हो, ठीक है ना, और लाइक पोल जो है पास पास रखे गए हो तो रिपल करके दूर जा रहे हो। ठीक है ना, तो इनकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड ए की वेलोसिटी हो गया। उस मोमेंट पर बी की वेलोसिटी कितना रहेगा, ठीक है ना, हमें बताना है। यहां हम यूज करेंगे लेफ्ट साइड मोमेंटम आफ्टर इज इक्वल टू राइट साइड मोमेंटम आफ्टर, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो आफ्टर राइट साइड और लेफ्ट साइड मोमेंटम बराबर होंगे। ठीक है ना, तो जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड के बराबर रहेगा। और इनका मास दिया गया है 20 kg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 6, इनका मास दिया गया 30 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वी बी, 0 0 गेट कैंसल, और 3 से कट करेंगे तो 6 बिकम 2, और वी बी कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, बस ध्यान रखना वीबी की वेलोसिटी अपोजिट टू ए है। ठीक है ना। चलिए, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए और पहले ऑप्शन में लिखा गया है वीबी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वो गलत रहेगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वीबी इज 4 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब ये क्वेश्चन देखना, नेम द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग यूनिट्स। इसमें कुछ यूनिट्स दिए गए हैं और इनका फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा। ठीक है ना,
तो इसमें कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो पहला यूनिट अगर देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखना, ये एक्सेलरेशन दिख रहा है और ये मास दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप गेस कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा टफ है, अभी हमने नहीं पढ़ा है इसको, एक मिनट रुकते हैं अभी इसके लिए। और ये भी अभी नहीं पढ़ा हमने, ये भी फोर्स दिख रहा है, ये गेस करो, एक्सेलरेशन है, और ये जो है स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अब ध्यान देखना, ये दोनों नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर वर्क जो रहेगा वहां पर देखेंगे हम, ठीक है। वर्क या फिर 11th क्लास में देखेंगे टॉर्क की भी यूनिट होती है। तो यहां पर अभी के लिए हम लिख रहे हैं वर्क, ठीक है। वर्क एनर्जी बोल सकते हैं कुछ भी, और ये भी वर्क की यूनिट है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है फोर्स की जो यूनिट है, फोर्स है, और फोर्स में 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। फोर्स में 1 मीटर से और मल्टीप्लाई कर दिया, और फोर्स में अगर हम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे वो वर्क बन जाता है या एनर्जी बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भी वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन देखना, व्हेन एन एथलीट कम्स रनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ही एबल टू जंप लॉन्गर, ठीक है ना। वाई, एथलीट जब लॉन्ग डिस्टेंस से दौड़ते हुए आते हैं तो लॉन्गर जंप कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास मोमेंटम हाई हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हम वहीं से एक ही स्पॉट से जंप करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर लॉन्गर जंप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास मोमेंटम लेस रहेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस से जब दौड़ते हुए आएंगे तो मोमेंटम हाई रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो बॉलर वगैरह, ठीक है ना, जो स्पीड से थ्रो करते हैं बॉल, ठीक है, फास्ट बॉलर रनअप बहुत ज्यादा लेते हैं। क्यों रनअप ज्यादा ले रहे हैं? क्योंकि लार्ज डिस्टेंस से जब वो रनअप करते हुए आएंगे तो उनके पास हाई वेलोसिटी रहेगी, मोमेंटम हाई रहेगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम हाई रहेगा तो बॉल को ज्यादा वेलोसिटी से वो थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ही एबल टू जंप लॉन्गर बिकॉज ही हैज मोर मोमेंटम व्हेन ही स्टार्ट रनिंग फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेविटेशन और उसके बाद वर्क वगैरह वाले चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम फिर।